नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी अपनी बहाली के लिए लगातार 34वें दिन भी विधानसभा के बाहर धरने पर डटे हुए हैं। बर्खास्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं विधानसभा के बाहर। विधानसभा के बाहर सभी बर्खास्त कर्मचारियों ने आज थाली पीटकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ उन्होंने अपनी बहाली की मांग की। विधानसभा बर्खास्त कर्मचारियों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आधा अधूरा न्याय उनके साथ किया है। उन्होंने कहा 228 कर्मचारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने समिति बनाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया और 2015 से पहले विधानसभा भर्ती कार्मिकों को विधिक राय का बहाना बनाकर उन्हें बचा लिया गया। तो विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 34 दिन से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने थाली पीटकर सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जताया, नारेबाजी की और अपनी बहाली की मांग पर डटे हुए हैं। विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारी पिछले 34 दिन से वो विधानसभा के बाहर डटे हुए हैं। कड़ाके की सर्दी में भी वो विधानसभा के बाहर अपनी बहाली की मांग को लेकर डटे हुए हैं। वहीं सरकार से उनको अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना ही कोई बात उनकी हो पाई है, जिसको लेकर बर्खास्त कर्मचारियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर उनके साथ अधूरा न्याय करने का आरोप भी लगाया है। तो लगातार 34वें दिन विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज उन्होंने थाली पीटकर, ताली बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, विरोध जताया, नारेबाजी की और अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपको हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारा 34वां दिन है और हम यहाँ पे लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारा दोषी कौन है, अध्यक्ष क्यों मौन है। आज स्पीकर मैडम आई विधानसभा के अंदर, लेकिन उन्होंने हमारे सर मुड़ के देखा भी नहीं है और मौन धारण कर रही है। उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे पत्थर गलती हो गई है। इतनी पुकार सुन के तो जो पत्थर होता है उसका भी पिघल जाता है। लेकिन मैडम एक पता नहीं किस तरह का व्यवहार कर रही है, इस जन्म की दुश्मनी हमसे निकाल रही है कि हमारी बातों को ना सुनना चाहती है, ना हमें एक बार वार्ता के लिए बुलाना चाहती है। अब हमारे समय में जब हमें निकाला गया था, हमारे रातों रात विधिक राय दी जाती है और विदिन 24 आवर्स हमें राहत देना शुरू हो जाता है। जो 2016 तक आने वाले हैं उनकी जब तक ना विधिक राय ली मैडम ने 4 महीने से, अब जब हमारा धरना स्थल पे बैठे हुए इतने दिन हो चुके हैं, अब दबाव में आके माननीय स्पीकर मैडम ने विधिक राय ली है और सरकार को बंद कर दिया है। उसमें भी इतने देर लग गई। काफ़ी कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर? हमारा आज 34वां दिन है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए और लगातार हम अपनी मांगों को मैडम के सामने उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। पर स्पीकर मैडम हमेशा आती है, 2 बार आ चुकी है विधानसभा, लेकिन हमें ना उन्हें देख रही है, ना हमसे सुन रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हम उत्तराखंड के है ही नहीं। हमें देखिए वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दावा किया कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के लिए राहत और बचाव के हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार से जो भी मदद की आवश्यकता होगी वो दिलाई जाएगी। पार्टी के सांसद और विधायक उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि जोशीमठ की जनता को राहत पहुंचाई जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक ने कहा कि अभी आपदा के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। ऐसे में वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि सही कारणों का पता चल सके। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक ने कहा कि राज्य सरकार की जो भी कोशिश है वो जनता को राहत पहुंचाने की है और वो जनता तक पहुंच भी रही है। जनता को सभी प्रकार की मदद मिल भी रही है। तो जोशीमठ आपदा को लेकर देखिए, जोशीमठ के बारे में आप सबको मालूम है। मुझे लगता है कि कभी बहुत बढ़ा चढ़ा करके जोशीमठ के बारे में बात होती है, वो भी ठीक नहीं है। इससे क्या है, हमारी यात्राओं पर असर पड़ेगा। हमारी बद्री केदार बहुत मुश्किल से उबर रहे हैं हम लोग, तो पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ चीज़ें तो अनावश्यक ऐसी हो रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ, हुआ है और उसको
सर्वेक्षण हो रहा है, भूवैज्ञानिक उसका कर रहे हैं। यदि ज़रूरत पड़े तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी तरीके से नज़र है और मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, वो वहाँ जा भी रहे हैं। आज ही सुबह मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि जैसे ही रिपोर्ट आती है हम। तो जोशीमठ आपदा को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार द्वारा जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भूवैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनको सही मुआवजा मिल पाए और उनकी मदद हो सके। केंद्र सरकार से भी जिस भी मदद की आवश्यकता होगी वो लोगों को दिलाई जाएगी। पार्टी का हर सांसद, हर विधायक उस दिशा में काम कर रहा है ताकि जोशीमठ की जनता को राहत पहुंचाई जा सके, उनके दुख दर्द को कम किया जा सके। वहीं विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। अपनी बहाली के लिए वो लगातार 34 दिनों से विधानसभा के बाहर डटे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बर्खास्त कर्मचारी डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं पिछले 34 दिन से विधानसभा के बाहर। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, विधानसभा के बाहर पिछले 34 दिन से बर्खास्त कर्मचारी डटे हुए हैं अपनी बहाली की मांग को लेकर। आज उन्होंने थाली पीटकर, ताली बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, विधानसभा से बाहर जो कर्मचारी बैठे हैं वो बर्खास्त कर्मचारी हैं जो पिछले 34 दिनों से लगातार अपने लिए न्याय की मांग वहां पर कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि जो कार्रवाई उनके ऊपर की गई है, आखिर उस कार्रवाई में क्यों भेदभाव अपनाया जा रहा है, क्योंकि 2016 के बाद के जिन कर्मचारियों को बाहर करने का काम विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किया गया था, उन्होंने जिस रिपोर्ट के आधार पर इस कार्रवाई को किया था, उस रिपोर्ट में 2016 से पहले के जो भी कर्मचारी लगे, यानी राज्य गठन के बाद से लेकर अभी तक 2022 तक जो कर्मचारी विधानसभा में नियुक्त हुए, वो सभी उसी आधार पर, उसी तदर्थ नियुक्तियों के आधार पर यहाँ पर लगे, जिस नियुक्तियों के आधार पर उनको भी लगाया गया था। ऐसे में सिर्फ कार्रवाई 2016 के बाद के कर्मचारियों पर क्यों? उस मांग को लेकर लगातार वो न्याय की मांग यहाँ पर करें। दूसरी बड़ी अपडेट अगर इस मामले पर कहें तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अब राज्य सरकार ने इस पूरे मामले पर जो हाईकोर्ट में राज्य सरकार के अधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता हैं, उनसे एक परामर्श यहाँ पर मांगा है, न्याय यहाँ पर मांगा है कि किस तरीके से इनकी जो नियमितीकरण की जो कर्मचारियों की जो मांग है उस पर कैसे काम किया जा सकता है और क्या कुछ कार्रवाई के तौर पर इनके लिए किया जा सकता है। अगर ये नियुक्तियां अवैध है तो फिर कैसे कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है और क्या 2016 से पहले के जो कर्मचारी है क्या उन पर भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, क्या उनकी भी जो नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है क्या उसी तरह की रही। तो उन सब चीज़ों पर एक कानूनी राय मांगने का काम उनकी तरफ से किया गया। अब देखना यह होगा कि महाधिवक्ता की तरफ से क्या कुछ सरकार को यहाँ पर परामर्श दिया जाता है और सरकार किस रूप में उस परामर्श को लेने का काम करती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है पिछले 34 दिन से ये बर्खास्त कर्मचारी धरने पर डटे हुए हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। कड़ी सर्दी में वो आंदोलन पर डटे हुए हैं। क्या अब तक सरकार के प्रतिनिधियों से उनकी कोई बात हो पाई है, उनकी बैठक हो पाई है, कोई आश्वासन उन्हें अब तक मिला है जिसके बावजूद उनका ये प्रदर्शन जारी है? तो बिल्कुल, बर्खास्त कर्मचारियों को अभी तक ना तो कोई सरकार का प्रतिनिधि मिलने के लिए आया और ना ही उनसे जो बातचीत का जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जो विधानसभा अध्यक्ष से लगातार समय वहां पर मांग रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष उनके लिए समय दें। वो विधानसभा अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं कि आखिर जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में सिर्फ कार्रवाई की तलवार उनके ऊपर ही क्यों चलाई गई, क्योंकि उन कर्मचारियों का जो तर्कसंगत मामला वो हाईकोर्ट में भी इस समय विचाराधीन है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब अभी तक ना तो सरकार का प्रतिनिधि उनसे कोई मिलने के लिए गया, ना ही कोई बातचीत करने का कोई उनके पास कोई सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव भेजा गया। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि उनके इस मामले पर विपक्षी दल लगातार उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनको अपना समर्थन यहाँ पर दे रहे हैं और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो विधानसभा से जो बर्खास्त कर्मचारी हैं, 228 बर्खास्त कर्मचारी, उनके न्याय के लिए सरकार अपने कोर्ट पर लड़ने का काम करे ताकि इन बच्चों को या इन बर्खास्त कर्मचारियों को उनके लिए उनका न्याय यहाँ पर मिल सके। लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया वहाँ पर सुनने की गई, ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव, वार्ता का प्रस्ताव कोई भेजा गया है।
तो ये समझा जा सकता है कि सरकार तरफ से नहीं है, लेकिन कर्मचारी लगातार पिछले 34 दिनों से आप वहाँ पर ये कह सकते हैं कि बारी बारी से कर्मचारियों पर बैठने की जो संख्या है वहाँ पर बढ़ती नजर आती है। कभी जो बर्खास्त कर्मचारी कभी अपने परिजनों के साथ वहाँ पर बैठते हैं, बच्चों के साथ वहाँ पर आकर धरने पर बैठने लगते हैं, या फिर दूसरे जो कर्मचारी दूसरे क्षेत्रों से वो भी आकर वहाँ पर बैठने लगते हैं। लेकिन लगातार वो लोग अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और सरकार से अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल अभय, जो बर्खास्त कर्मचारी है लगातार अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। राजनीतिक जो विपक्ष हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष पर इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है इनके साथ अधूरा न्याय किया गया। ऋतु खडूरी की तरफ से इनसे बातचीत का कोई न्योता दिया गया, उनका क्या कुछ इस मामले पर कहना है? उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या विधानसभा अध्यक्ष की? बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ना तो कोई निमंत्रण, कोई प्रस्ताव का यहाँ पर दिया गया, ना ही कोई मिलने का जो कर्मचारियों की जो मांग थी उस मांग को स्वीकार यहाँ पर किया गया। अलबत्ता विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई वो न्याय संगत है और उस कार्रवाई को हाईकोर्ट की तरफ से भी ये कह सकते हैं कि उसको हरी झंडी यहाँ पर मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी विधानसभा की इस कार्रवाई को अपनी हरी झंडी यहाँ पर दी है, कहा है कि जो प्रक्रिया हाईकोर्ट की तरफ से अपनाई गई थी वो प्रक्रिया सही है। विधानसभा अध्यक्ष ने जो निर्णय यहाँ पर लिया वो कानून और विधानसभा की नियमावली के तहत यहाँ पर लिया गया। तो ऐसे में वार्ता का आपको सवाल यहाँ पर नहीं उठता है। अभय, आगे क्या कुछ इन बर्खास्त कर्मचारियों की रणनीति रहेगी? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई पहल होती नहीं दिख रही है बातचीत की। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? कब तक इनका ये अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहने वाला है? देखिए, सभी की निगाहें अब हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले की उस तिथि पर होगी जब सुनवाई के लिए फरवरी माह में हाईकोर्ट की तरफ से उस पर अपना कोई काम यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि जो बर्खास्त कर्मचारी है वो हाईकोर्ट में अपनी मांग की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं, अपने लिए न्याय की लड़ाई वहाँ पर लड़ रहे हैं। उस पर फरवरी में कह सकते हैं 16 फरवरी को उसकी तिथि यहाँ पर निहित हुई है और हाईकोर्ट में उस मामले पर यहाँ पर सुनवाई होगी। क्योंकि पूर्व में ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने ही इन बर्खास्त कर्मचारियों का जो निर्णय था उस निर्णय पर अपना स्टे कायम रखा था, यानी जो उनको बर्खास्त करने वाला जो निर्णय विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से लिया गया था उस पर हाईकोर्ट ने अपना स्टे दिया था। लेकिन उसके बाद सरकार के विधानसभा की तरफ से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पर ले जाने का काम किया गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करने का काम यहां पर किया गया था और उसके बाद इन कर्मचारियों को विधानसभा से बाहर कर दिया गया था। तो ऐसे में अब कर्मचारियों की निगाह हाईकोर्ट के उस मामले पर है जहां पर उनके लिए हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई वहां पर फरवरी माह में होगी। सभी लोग उस बात को लेकर हाईकोर्ट की तरफ नजरें गड़ाए बैठे और यही वजह है कि सरकार ने महाधिवक्ता से भी इस मामले पर परामर्श यहाँ पर मांगा है कि किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है, क्या कुछ आगे के कदम सरकार या विधानसभा की तरफ से उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल अभय, इन कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद हाईकोर्ट की तरफ निर्देशित किया था कि वहां पर इस मामले की सुनवाई होगी। आगे क्या कुछ इन कर्मचारियों की रणनीति रहेगी? क्या इसी तरीके से इनका ये आंदोलन जारी रहेगा? हाईकोर्ट में हालांकि सुनवाई होनी है, कब ये सुनवाई होगी? क्या जब तक सुनवाई होगी तब तक ये इसी तरह आंदोलन पर रहेंगे? तो बिल्कुल, कर्मचारी जब तक न्याय की मांग पूरी नहीं हो जाती है, इन कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा है कि लड़ाई, ये जो आंदोलन का जो रास्ता है ये लंबा यहाँ पर चलेगा। क्योंकि जो न्याय वो मांग रहे हैं उस न्याय को प्राप्त करने में उन्हें लंबा समय, लंबा संघर्ष उन्हें यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आंदोलन विधानसभा के बाहर लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। शुरुआती दौर में कह सकते हैं कि जब कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे तो पुलिस की तरफ से उनको हटाने का काम किया गया था। उन्हें सैधारा रोड पर जो एकता विहार का जो धरना स्थल है वहाँ पर भेजने का काम किया गया था, लेकिन कर्मचारी वहां पर नहीं बैठे। सीधे तौर पर फिर दूसरे दिन से विधानसभा के बाहर उन्होंने बैठने का काम शुरू कर दिया था और अपने परिजनों के साथ वो धरने पर बैठे थे। अब ऐसे में जब संकट रोजी रोटी का उनके सामने खड़ा हो चुका है तो फिर उन्होंने अब आंदोलन को लंबा खींचने का उन्होंने माध्यम कहा और उन्होंने कहा कि सारे कर्मचारी अब अलग अलग तिथियों में आकर बैठने का काम यहाँ पर करेंगे और अपनी जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। उनकी भी निगाह हाईकोर्ट के उस निर्णय पर हो गई है। जो विपक्षी राजनेता है, राजनीतिक दल के नेता हैं, वो लगातार बर्खास्त कर्मचारियों से मिलने पहुंच रहे हैं, उनके आंदोलन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है इनको? तो बिल्कुल, अभी तक ये कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से चाहे कांग्रेस पार्टी हो, यूकेडी हो या फिर दूसरे जो सामाजिक संगठन है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी भी इन कर्मचारियों को अपना समर्थन वहां पर दे चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शरण मेहरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो उनके साथ उस धरने पर बैठ चुके हैं। यूकेडी के तमाम नेता, चाहे प्रांतीय अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष हो या फिर दूसरे उनके पदाधिकारी हो, वो रोजाना उनके धरने के साथ वहां पर सम्मिलित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी अपना समर्थन
इन कर्मचारियों को दे चुकी है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विधानसभा से बर्खास्त इन कर्मचारियों को लेकर विपक्ष तो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर ही रहा है, साथ ही इनके सहारे सरकार पर भी निशाना साधने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। सरकार की जो नीतियां, उन नीतियों पर विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में सभी को इंतजार अब सरकार के अगले कदम का है। जितना हाईकोर्ट मैं ये कह सकता हूं महाधिवक्ता की तरफ से क्या कुछ परामर्श सरकार को दिया जाता है और सरकार किस रूप में अब इस लड़ाई को हाईकोर्ट पर लड़ने का काम यहाँ पर करेगी। क्या इन कर्मचारियों को न्याय मिल पाएगा या इन्हीं के जो कार्रवाई इनके ऊपर की गई है वैसे ही कार्रवाई 2016 से पहले के जो कर्मचारी है उनके ऊपर भी विधानसभा की तरफ से की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अभय, अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से कब पहल की जाती है, बर्खास्त कर्मचारियों से बातचीत की और इनकी जो मांग है उनको सुनने की कब पहल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन का विस्तार करते हुए पूरे प्रदेश में मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत आने वाले नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों के हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की, तो वहीं रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्हें मंडल अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं दी हैं। आज पूरे देश में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सरकार के तमाम मंत्री परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत बच्चों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री गणेश जोशी राजकीय इंटर कॉलेज देहरादून स्थित किशनपुर पहुंचे, जहां छात्राओं द्वारा बनाई गई सुंदर पेंटिंग का अवलोकन उन्होंने किया। साथ ही छात्राओं द्वारा तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका निरीक्षण कैबिनेट मंत्री ने किया और छात्र छात्राओं से इस दौरान बातचीत की। मोदी जी की सरकार हो, चाहे सिंघानी की उत्तराखंड की सरकार हो, हमने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया है। नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उनके चिन्हों पर चलते हुए प्रदेश के अंदर हम स्कूलों का सुधारीकरण कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और क्योंकि बड़े होकर यही बच्चे ये कल का भविष्य है, तो इसमें सरकार के इवेंट्स के माध्यम से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। आप बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए मैं इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में 2021 के मुकाबले 2022 में प्रदेश भर में सड़क हादसों में 27% का इजाफा देखने को मिला। देहरादून में सड़क हादसों की बात करें तो 19.15% का इजाफा हुआ है। ज्यादातर हादसों की वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है। तो देहरादून में सड़क हादसों का एक आंकड़ा जारी हुआ, एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें बताया गया 2021 के मुकाबले 2022 में ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं और इनमें ज्यादातर जो हादसे हुए हैं वो ओवर स्पीड की वजह से हुए। फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो सबसे पहला हम लोग इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं। अगर जो नियम कानून तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो डेंजरस ड्राइविंग करता है, शराब पी के वाहन चलाता है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करता है, ओवर स्पीडिंग करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं हम लोग। और अप्रैल 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक हम लोगों ने लगभग देहरादून में 12,000 से ज़्यादा चालान किए हम लोगों ने गाड़ियों के। खबर लक्सर से है, जहां कबूलपुरी रायघटी गांव के एक निवासी की 50 साल की निवासी की हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है मृतक के दोस्त ने कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी और वारदात के बाद वो मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक ग्रामीण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण के शव को रुड़की के सिविल अस्पताल में भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं खटीमा के किलपुरा रेंज में आरक्षित वन क्षेत्र में नौगावा नाथ इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली से बेशकीमती सागौन की लकड़ी तस्कर का स्पेशल टीम ने छापेमारी कर खुलासा किया। इस कार्रवाई के दौरान वन तस्कर फरार हो गए, मगर पुलिस ने मौके से लाखों रुपए की कीमत के 21 लकड़ियों के गठरी बरामद की है, ट्रैक्टर ट्रॉली में जब्त की है। इस मामले में वन विभाग की चेक पोस्ट के कर्मचारी की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। अफसरों का कहना है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश का अभिमान
हमारी खिलपुरा रेंज के अंतर्गत बना है, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीएफओ सर के निर्देश पे प्रभाग स्तरीय एसओजी ने खिलपुरा रेंज में छापेमारी की, जिस दौरान एक ट्रैक्टर स्वराज माई ट्रॉली जिसमें ऊपर जलोनी लदी हुई थी और नीचे सागौन प्रकाश रखा गया था, वो कब्जे में लिया गया। इसमें करीब 21 नग सागौन प्रकाश बरामद हुआ। जो बरामद प्रकाश है उसका कॉस्ट करीब 80,000 रुपये आकलित किया गया मार्केट रेट। उसे बस यहाँ पे पट्टी काट रहा था, 3-4 लोग होंगे उसमें, छेना पानी जा रहे हैं। हाँ जाते हैं, कभी बाइक से भी जाते हैं, कभी भर के भी जाते हैं। अब साहब इतना मैं जानकारी ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से लगभग कोई बयान के निकलता है, कोई छेना पानी के लिए, कोई लकड़ी लाने के लिए, कोई जलाने वाले। आज मौनी अमावस्या है, यानी माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या, और वो भी शनिवार में पड़ने वाली अमावस्या। इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मौसम खराब होने और भीषण ठंड होने के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए देर रात से ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया था। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर मां गंगा में स्नान करने और दान पुण्य करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की जो मौनी अमावस्या है उसका विशेष महत्व इसलिए बन जाता है कि आज मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है। तो जिन लोगों को सामान्य स्थिति में भी अपने जीवन में अपने पाप की वजह से कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, जिन लोगों को अपने जीवन में लगातार कहीं ना कहीं धन की, कहीं स्वास्थ्य की हानि अनुभव कर रहे हैं, उन लोगों को आज के विशेष महत्व वाले दिन शनिचरी अमावस्या में मौन रहकर स्नान करके पश्चात तिल मिश्रित और गुड़ वाली गर्म कंबल ऐसे वस्तुओं का दान करने से आप उनके कष्ट तो शांत होता पाएंगे ही पाएंगे, साथ में उसके पुण्य के फलस्वरूप उनके जीवन में एक आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों सुधार एकदम होने शुरू हो जाएंगे। आज की विशेष पुण्यदायी अमावस्या और अच्छी ये हो जाती है कि क्योंकि अभी अभी शनि ने राशि परिवर्तन किया है, तो जिन लोगों को शनि की ढैया या हम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और इसका महत्व बहुत है। हम काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि हम ऑल द वे किसी और काम से आए थे, बट ये सौभाग्य हमें मिल गया, तो इससे बेहतर हमें कुछ लगता नहीं, क्योंकि मौनी अमावस्या का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। अब कथाओं में, पुराणों में तो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उस दिन गंगा स्नान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमको ये मौका मिला है, तो हमारे लिए इससे मतलब बड़ा दिन हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग श्रद्धा से पूरी डुबकी लगा रहे हैं और अपने जितने भी भगवान हैं, इष्ट देव हैं, हमारे जो भी हैं उन। वहीं हिमनगरी मुनस्यारी में हुई इस साल की पहली बर्फबारी से कड़ाके की ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार विकास खंड मुनस्यारी में कल सुबह से ही मौसम ने करवट बदल दी है। सुबह से ही मुनस्यारी में आसमान पर काले बादल छाए रहे, साथ ही शाम ढलते ही मौसम के बदलते मिजाज फिर बदल गया और बर्फबारी शुरू हो गई। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं कर्णप्रयाग में शनिवार सुबह से ही आसमान साफ होने की कड़क धूप खिली है, जिससे लोगों को ठंड से बड़ी राहत मिली। इससे पहले गुरुवार रात बारिश और बर्फबारी से पहाड़ों में अचानक से ठंड बढ़ गई थी, लेकिन आज मौसम साफ होने के बाद लोगों को कुछ राहत मिली है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर लगातार खबरें जारी हैं।